everyone, welcome back to the Physics Online Education. I hope you are doing well. Students, in this lecture, we are going to understand the topics of quantum physics, and these topics are Einstein equation of photoelectric effect, Compton effect and Compton shift. Okay, as we all know that in our last video we had discussed about photoelectric effect. Okay, now in this lecture we are going to understand the Einstein equation of photoelectric effect. So let's begin. आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें तो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो फेल हो गई थी टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज थे उनको एक्सप्लेन करने में जो हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो फेल हो गई थी। कैसे? वो ऐसे कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्लासिकल के अकॉर्डिंग अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करें, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो v मैक्सिमम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़े थे जिसके अंदर कि जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था, क्लासिकल थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड पॉइंट क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि देयर मस्ट बी अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बिलो विच जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल के अकॉर्डिंग ऐसी कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया क्लासिकल थ्योरी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब कि देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपके इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ था। लेकिन क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास जो इंटेंसिटी है या जो इल्यूमिनेशन है वो अगर पुअर है तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने में उसका टाइम लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट आउट होगा वो टाइम लेगा अगर क्या है, पुअर इल्यूमिनेशन है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे, इनके अकॉर्डिंग लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये क्या करती हैं, दीज आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, और स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये आपके पास मान लो कोई मेटल सरफेस है, फोटोन की एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, एच न्यू की। ठीक है, ये फोटोन है, इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पे पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्टेड आउट होंगे। ठीक है, तो 1905 में आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने क्या कहा कि जब आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे, ठीक है, मेटल सरफेस पर, तो जो एनर्जी का, जो फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, फोटोन की एनर्जी जो है वो यूज़ होगी टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है एनर्जी का, जो फोटोन की एनर्जी का, वो कहाँ यूज़ होगा, वो यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास हमें किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास
ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, फोटोन की एनर्जी h न्यू, दो पार्ट्स में क्या कहा था मैंने, यूज़ होगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने में, ठीक है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट होने में यूज़ हुई है मेटल सरफेस से, लाइट को इंसिडेंट कराया मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, W नोट। ये W नोट क्या है, वर्क फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कहाँ यूज़ हुआ था, दूसरा पार्ट यूज़ हुआ था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो उसको हम किससे लिखते हैं, 1/2 mv², ठीक है। अब जो ये वर्क फंक्शन है W नोट, इसकी वैल्यू होती है h म्यू नोट। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो h म्यू नोट इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस 1/2 mv², ठीक है। h म्यू नोट माइनस h म्यू नोट लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 mv²। h कॉमन ले लो, म्यू माइनस म्यू नोट 1/2 mv²। वन बाय टू ऐसे भी लिख सकते हैं, mv² इज इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ द आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इफ़ हम क्या ले लें, म्यू लेस देन म्यू नोट, इफ़ म्यू लेस देन म्यू नोट लिया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पर नहीं होगा। और ये ही हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो है तो वहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट को इसने एक्सप्लेन कर दिया इस इक्वेशन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी वो हमारे पास इस इक्वेशन से किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो हमारे पास डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, ठीक है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यही हमें प्रूफ करना था लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दें, लाइट की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, डबल फोटोन फॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे वो भी डबल होंगे, ठीक है। इंटेंसिटी को आपने क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो जो आपके पास रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अंदर, ठीक है। वो इंक्रीज़ होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंक्रीज़ होगा कब, जब हम इंटेंसिटी को क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जिनको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन इक्वेशन ने। नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट। नाइनटीन 1923 में ऑर्थर होली कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं वो स्कैटर्ड होती हैं बाय लो एटॉमिक नंबर लाइक कार्बन, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन स्कैटर्ड होंगी किससे, सब्सटेंस जिसका लो एटॉमिक नंबर है, जैसे हम कार्बन को ले लेते हैं। तो जब वो स्कैटर्ड हुई हमारे पास हाई रेडिएशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन थी, जब वो स्कैटर्ड होंगी तो ये ऑब्जर्व किया कि दो तरह के कंपोनेंट ऑब्जर्व हुए उसके अंदर। फर्स्ट क्या, फर्स्ट ये कि एक कंपोनेंट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, वन कंपोनेंट
having frequency equal to frequency of light. कौन सी? जो इंसिडेंट लाइट है उसकी। और इन रेडिएशन को हम बोलते हैं, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड unmodified radiations. Next is other component having lower frequency दूसरे कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लोअर होगी देन द किससे? देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड मोडिफाइड रेडिएशंस। इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं? मोडिफाइड रेडिएशंस। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है देन द इंसिडेंट लाइट, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी देन द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो एक कंपोनेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, उसको हम क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है तो कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम बोलेंगे अनमोडिफाइड रेडिएशन। लेकिन इसके अंदर क्या है? फ्रीक्वेंसी लोअर है देन दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोडिफाइड रेडिएशंस। ओके, उसके बाद आता है कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो फेल हो गई थी। क्लासिकल थ्योरी ने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। कैसे नहीं किया? जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की रेडिएशंस आ रही हैं, मोडिफाइड और अनमोडिफाइड। तो जो क्लासिकल थ्योरी है वो अनमोडिफाइड रेडिएशंस के ओरिजिन को तो उसने एक्सप्लेन किया, लेकिन जो हमारे पास मॉडिफाइड रेडिएशंस आ रही हैं उसके ओरिजिन को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो फिर क्वांटम थ्योरी ने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो और जो हमारे पास आर्थर होली कॉम्पटन ने 1923 के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट को दिया, लेकिन 1927 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट से पहले हम क्या करेंगे? थ्योरी ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। हमारे पास लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस है, हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, ये लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, लाइट जब इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेगी? इसका एक पार्ट तो इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने में यूज़ हो जाएगा, एनर्जी का एक पार्ट। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिटेन रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी के अंदर जो एनर्जी है हमारे पास फोटोन की, वो किस में यूज़ हो रही है? टू पार्ट्स में। एक पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में यूज़ होगा और दूसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब हमने क्या करना है? हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है। कॉम्पटन शिफ्ट के लिए हम क्या करते हैं? देखो इसके अंदर क्या है? एक्सरे जो है वो क्या कर रही है? लो एटॉमिक नंबर सब्सटेंस के साथ स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, वो इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास जो दो बॉल्स हैं, उन दो बॉल्स का क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। और ये कोलिजन हम कैसा लेकर चलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि जो टोटल एनर्जी है और मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या था? इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन है। इंसिडेंट फोटोन जो है वो स्ट्राइक किससे करेगा? जो लो एटॉमिक नंबर है हमारे पास सब्सटेंस, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो हमारे पास क्या करता है? जो फोटोन था, इंसिडेंट फोटोन, वो क्या हो गया? स्कैटर्ड हो गया। ये स्कैटर्ड हुआ और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या हो गया? उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन।
बिफोर कोलिजन हम इलेक्ट्रॉन को किस पर मानकर चल रहे हैं, रेस्ट पर मानकर चल रहे हैं। और जो ये थीटा है, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, स्कैटर्ड फोटोन और एक्स एक्सिस के बीच में। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। थीटा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और स्कैटर्ड फोटोन के बीच में, और फाई एंगल बन रहा है रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन और एक्स एक्सिस के बीच में। तो क्वांटम शिफ्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या है, एनर्जी क्या है। तो क्वांटम शिफ्ट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन देखेंगे कि एनर्जी क्या है और मोमेंटम क्या है। बिफोर कोलिजन अगर मैं इंसिडेंट फोटोन की बात करूं तो उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, ये एनर्जी है फोटोन की। मोमेंटम क्या है, एच न्यू बाय सी, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, इंसिडेंट फोटोन का। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का बिफोर कोलिजन वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन मैंने जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी ली है एच म्यू डैश, और मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच म्यू डैश बाय सी। एच म्यू डैश हमारे पास फोटोन की एनर्जी है, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, एच म्यू डैश बाय सी, ठीक है। और जो हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलेटिविस्टिक के अकॉर्डिंग हमारे पास एम सी स्क्वायर होगी। जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का अब इस केस में वो क्या रहेगा, वो अब 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो रेस्ट पर था, लेकिन जब हमारे पास इससे वो क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किसके इक्वल होगा, एम वी। लेकिन ये एंगल बना रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, तो जब हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे ना, तब हम देखेंगे कि कौन सा एंगल बन रहा है। तो अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हमारे पास एनर्जी क्या थी, एच न्यू प्लस इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, अभी हमने पीछे लिखी है, एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या है स्कैटर्ड फोटोन की, एच म्यू डैश, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, एम सी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर इस साइड इज इक्वल टू एच म्यू, इधर इसको इधर ले जाओ, माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 1, ठीक है। अब उसके बाद हम ये तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, पहले हम लगा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या था फोटोन का, एच म्यू बाय सी, और इलेक्ट्रॉन का क्या था, 0 था अलोंग एक्स एक्सिस, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा हमारे पास, आफ्टर कोलिजन क्या है, एच म्यू डैश बाय सी, यही था, ठीक है। अब एच म्यू डैश बाय सी, लेकिन एंगल भी बन रहा था ना, एंगल बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल कौन सा बनेगा, कॉस थीटा, और इधर हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, फाई, तो इसके साथ हमारे पास एम वी कॉस फाई ये बनेगा, ठीक है। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एच म्यू डैश कॉस थीटा प्लस एम वी सी कॉस फाई, यही आएगा, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एम वी सी कॉस फाई को एक साइड पर रखते हैं, दूसरी टर्म को क्या ले लेते हैं साथ में, एच म्यू माइनस म्यू डैश कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने क्या किया था, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट किया था। अब हम क्या लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जब हम लेंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग जो इंसिडेंट फोटोन है, जब हम बिफोर कोलिजन की बात करें तो बिफोर कोलिजन तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, जीरो ही रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। बिफोर कोलिजन तो क्या है, जीरो। आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, आफ्टर कोलिजन अब हमारे पास मोमेंटम स्कैटर्ड फोटोन का इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, एच म्यू डैश बाय सी साइन थीटा। और इसका जो होगा ये किस में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका क्या होगा, माइनस एच म्यू, इसका होगा माइनस एम वी। इसका इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है एम वी के इक्वल था एम वी साइन फाई, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, एच म्यू डैश बाय सी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी साइन फाई। इसको सी को मल्टीप्लाई कर दो, उधर ले जाओ, एच म्यू डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी सी साइन फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनका स्केयर करके इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 2 का अगर हम स्केयर करें तो क्या आएगा, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कॉस स्केयर फाई इज इक्वल टू, एच को अंदर ही ले लो, एच स्केयर म्यू माइनस म्यू डैश कॉस थीटा का स्केयर। इसको ओपन करोगे क्या आएगा, एच स्केयर, अंदर इसको ओपन करेंगे तो म्यू स्केयर प्लस म्यू डैश स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2 म्यू म्यू डैश कॉस थीटा, यही आएगा। इसको ओपन करेंगे तो एच स्केयर म्यू स्केयर प्लस एच स्केयर म्यू डैश स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस 2 एच स्केयर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 3 का अगर हम स्केयर करें तो क्या आएगा, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू एच स्केयर म्यू डैश स्केयर साइन स्केयर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखो इस साइड को ऐड करो, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर ये कॉमन आ गया, प्लस ऐड कर रहे हैं कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई क्या होता है 1, तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एच स्केयर म्यू डैश स्केयर एज इट इज, एच स्केयर म्यू डैश स्केयर कॉस स्केयर थीटा है और ये क्या है, साइन स्केयर थीटा। इन दोनों को ऐड करोगे, इसको कॉमन ले लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, तो प्लस में एच स्केयर म्यू डैश स्केयर माइनस 2 एच स्केयर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 का स्केयर करेंगे। इक्वेशन 1 की स्केयरिंग के लिए यहाँ क्या आएगा, एम स्केयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू इसका स्केयर और इस पूरी टर्म का स्केयर। तो स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, एच स्केयर म्यू माइनस म्यू डैश का स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्केयर, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एम स्केयर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच स्केयर म्यू स्केयर प्लस म्यू डैश स्केयर माइनस 2 म्यू म्यू डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट स्केयर एम नॉट सी स्केयर। ये इक्वेशन नंबर 7 है। इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार 6 यहाँ लिख लो, ठीक है। इसमें
इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। एम स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर। इसको ओपन करोगे एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसको ओपन करोगे एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल। अब क्या रहेगा यहाँ पर, इसको एच स्क्वायर को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ माइनस टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश, ये एच स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस का था, ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। फिर ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये होता है। आप क्या करो, स्क्वेयरिंग कर दो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, क्या आएगा, इसको सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर कहाँ करेगा, ऊपर चला जाएगा, यही आएगा। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 9 और इसको इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 के अंदर एम स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये जो m है एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 8 बिकम्स एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये m की वैल्यू थी, साथ में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कट गया। अब हमारे पास क्या आएगा, एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी की पावर 4, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं, ये क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वेट कर दिया 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ h स्क्वायर है, इधर h है, ये h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ h रहेगा, ये क्या आएगा h म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, म्यू माइनस म्यू डैश, ये म्यू म्यू डैश इधर आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये था। इधर हमारे पास क्या रहेगा h एम नॉट सी स्क्वायर, h बाई एम नॉट सी स्क्वायर हम इधर ले आएंगे, h बाई एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस टर्म को म्यू डिवाइडेड बाई म्यू म्यू डैश, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस म्यू डैश आएगा माइनस 1 बाई म्यू, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद c हमारे पास होता है म्यू लैम्डा, म्यू की वैल्यू क्या होगी c बाय लैम्डा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, क्या आएगा h बाय एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू c लैम्डा डैश आ जाएगा, ऐसे ही माइनस लैम्डा बाय c आएगा, और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को इधर ले आओ, क्या आएगा ये h बाई एम नॉट सी स्क्वायर, इधर आकर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डैश बाय सी माइनस लैम्डा बाय सी।
लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, सी को कॉमन लेकर इधर लेके आएंगे तो एच सी एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉम्पटन शिफ्ट निकाली हमने, इससे ये कैंसिल हो गया। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या आ गया, एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा लैम्डा से, दैट इज एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल्टा लैम्डा इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। क्या है ये, कॉम्पटन शिफ्ट है जब हमारे पास इंसिडेंट लाइट जो है हाई फ्रीक्वेंसी की थी, जब वो किससे, लो एटॉमिक नंबर से उसने क्या किया, स्ट्राइक किया, तो जो स्कैटर्ड हमारे पास फोटोन था उसकी जो वेवलेंथ थी उसके अंदर कितना चेंज आया, वो वेवलेंथ चेंज हो गई थी, उसके अंदर जो चेंज आया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। और जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल है, एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, इसके इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम केसेस लें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो डेल्टा लैम्डा हमारे पास क्या होगा, एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस 1 0। जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, 0, तो डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, एच बाई एम नॉट सी। एच की वैल्यू हमें पता है, रेस्ट मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है। जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएगी 0.0242। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट की। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट, या ये वेवलेंथ किसकी है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा सी से, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन वेवलेंथ। लैम्डा सी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी से, ये एंगस्ट्रॉम में होती है। लैम्डा सी इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। अब जब थीटा अगर हम पाई ले लें, थीटा की वैल्यू क्या ले लें, पाई, थर्ड केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा पाई लेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये ट्वाइस ऑफ 2h एम नॉट सी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी थी, h बाई एम नॉट सी, कॉम्पटन वेवलेंथ की। तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई होगा तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो क्या आ जाएगी, डबल ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, तो जो यहाँ से हमारे पास क्या शो हो रहा है, हमारे पास ये शो हो रहा है जो कॉम्पटन वेवलेंथ के अंदर जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग एंगल। डेल्टा लैम्डा क्या है, एच भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पर। किस एंगल से हमारे पास वो जो इंसिडेंट फोटोन है या जो इंसिडेंट रेडिएशन है किस एंगल से स्कैटर्ड हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी जो कॉम्पटन शिफ्ट है। डेल्टा लैम्डा हमारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पटन इफेक्ट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the experimental study of Compton effect and some important relation in Compton effect. Thank you.